1971 के भारत पाक युद्ध के बाद भारत को एक बात क्लियरली समझ आ गई थी कि अगर इंडियन ओशन में भारत का वर्चस्व बढ़ाना है तो इंडियन नेवी को और मजबूत बनाना होगा। और इसके लिए सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर काफी नहीं होंगे। भारत को अपना खुद का न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन डेवलप करना ही होगा। और इसी के चलते उस समय एक खास प्रोजेक्ट का बीज बोया गया जिसका नाम था एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल यानी एटीवी प्रोजेक्ट, जो आज कई ऐसे फल दे चुका है जिनके बारे में आपको पता चलेगा तो आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। खैर, इस एटीवी प्रोजेक्ट का मकसद भारत को 3 से 4 न्यूक्लियर पनडुब्बियां देने का था, जिनमें अभी तक 2 पनडुब्बियां आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात तो इंडियन नेवी को डिलीवर कर भी दी गई हैं। पर अब भारत की तीसरी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन आईएनएस अरिधमन भी भारतीय महासागर में गोता लगाने को तैयार है। इसको अप्रैल या मई तक कमीशन करने का प्लान है और ये पनडुब्बी हमारी अब तक की सबसे एडवांस्ड न्यूक्लियर सबमरीन होगी। फिलहाल इसकी सी ट्रायल्स चल रही हैं और इसमें वेपन इंटीग्रेशन का काम हो रहा है, जिसके बाद ये रेडी हो जाएगी इंडियन नेवी में कमीशन होने के लिए। देखिए, वैसे तो भारत के पास 15 से 16 कन्वेंशनल सबमरीन्स की फ्लीट मौजूद है, यानी वो सबमरीन्स जो जब पानी के सरफेस पर चलती हैं तो डीजल इंजन के थ्रू पावर होती हैं और पानी के अंदर जाने पर इलेक्ट्रिक बैटरीज से पावर होती हैं। पर इनमें 3 बड़ी खामियां होती हैं। पहली कमी ये कि इन सबमरीन्स को अपनी बैटरी रिचार्ज करने के लिए और ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए हर 48 से 72 घंटों में समुद्र के सरफेस पर आना पड़ता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, खाना, पानी और फ्यूल जैसे सप्लाईज को रीस्टॉक करने के लिए भी इन्हें ऊपर आना ज़रूरी होता है, जिसका सीधा मतलब यह है कि जब भी ये सरफेस पर आती हैं उनको डिटेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। दूसरा ये कि इनका यूज डीप सी मिशंस के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये महीनों तक पानी के अंदर नहीं रह सकती और ना ही इनकी बॉडी इतनी मजबूत होती है जो इतना प्रेशर झेल ले। तीसरा और सबसे बड़ा रीजन ये है कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स में हैवी वेपन्स जैसे न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी करने की क्षमता नहीं होती, यानी ये सबमरीन्स न्यूक्लियर मिसाइल्स फायर नहीं कर सकती। अब इन्हीं कारणों की वजह से न्यूक्लियर सबमरीन्स को बनाया गया। देखिए, ये जो न्यूक्लियर सबमरीन्स होती हैं ना, इनमें लगे होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो इनको पावर करते हैं। एक न्यूक्लियर कोर रिएक्टर 20 से 30 सालों तक एक सबमरीन को पावर कर सकता है बिना किसी रिफ्यूल या रिचार्ज के। ऊपर से ये न्यूक्लियर सबमरीन्स पानी के अंदर रहते हुए भी खुद का ऑक्सीजन और फ्रेश वाटर लगातार बना सकती हैं, जिसकी वजह से इनको समुद्र के बाहर आने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, क्रू को चेंज करना हो या फिर फूड रीस्टॉक करना हो तभी बाहर आने की ज़रूरत है, उससे पहले नहीं। दूसरा ये, न्यूक्लियर सबमरीन्स जो होती हैं तेज स्पीड्स पर ट्रेवल कर सकती हैं, डीप ओशन मिशंस कर सकती हैं और न्यूक्लियर वेपन्स भी कैरी कर सकती हैं। इंडिया की न्यूक्लियर सबमरीन्स K-15 और K-4 जैसी न्यूक्लियर मिसाइल्स कैरी कर सकती हैं, जिनकी रेंज 3500 किलोमीटर तक है। पर सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से आज की डेट में भारत इन न्यूक्लियर सबमरीन्स को बनाने और कमीशन करने के लिए इतनी तेजी दिखा रहा है, वो है सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। देखिए, अब ये बात आप ध्यान से समझिए। भारत के पास आज की डेट में लैंड, एयर और सी तीनों जगह से न्यूक्लियर वेपन्स फायर करने की क्षमता है। लैंड पर अग्नि मिसाइल से, आसमान में एयरक्राफ्ट के थ्रू और सी में सबमरीन्स के जरिए। पर यहाँ पर ये बात नोट करने वाली है कि लैंड और एयर के ये जो सिस्टम्स होते हैं ना, इनकी मैपिंग सैटेलाइट्स के जरिए एनिमीज कर सकते हैं। आजकल की मॉडर्न सैटेलाइट्स तो इन लैंड और एयर बेस्ड न्यूक्लियर वेपन्स की लोकेशन पता भी लगा सकती हैं। बट वहीं न्यूक्लियर सबमरीन एक ऐसी चीज़ होती है जो पूरी दुनिया के समुद्र में कहीं से भी ऑपरेट कर सकती है और इसकी लोकेशन को पता लगाना भी इम्पॉसिबल ही होता है।
तो इन केस भगवान ना करे कभी कोई एनिमी भारत पर न्यूक्लियर अटैक करता भी है, तो भारत अपनी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का यूज करते हुए उस पर इन सबमरीन्स के जरिए न्यूक्लियर मिसाइल्स बरसा सकता है और उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये मिसाइल्स कहां से आई। और यही है सबसे बड़ा कारण कि भारत इन न्यूक्लियर सबमरीन्स पर इतना टाइम, एफर्ट और पैसा क्यों लगा रहा है। देखिए, भारत को अगर इंडो पैसिफिक रीजन का लीडर बनना है तो नेवी को स्ट्रांग करना ही होगा। और जब दुश्मन को यह पता होगा कि भारत कहीं से भी और कभी भी न्यूक्लियर अटैक उन पर कर सकता है, तो वो भी ऐसी कोई गलती करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। और आईएनएस अरिधमन के कमीशन होने से एक बड़ा फायदा यही होगा कि अब भारत कंटिन्यूअसली एक न्यूक्लियर सबमरीन समुद्र में पेट्रोलिंग के लिए लगातार रख पाएगा। यानी हम अब से 24 घंटे 365 दिन तैयार होंगे दुनिया में कहीं भी कभी भी न्यूक्लियर स्ट्राइक करने के लिए, उस केस में अगर कोई भारत में न्यूक्लियर अटैक करता है तब। पर इंडिया की न्यूक्लियर सबमरीन की कहानी सिर्फ आईएनएस अरिदमन पर ही नहीं रुकेगी। इसके बाद भारत S5 क्लास के न्यूक्लियर सबमरीन डेवलप करने की तैयारी में है, जो आईएनएस अरिधमन से भी बेटर और बड़े होंगे। इनफैक्ट ये ज्यादा और बेटर न्यूक्लियर मिसाइल्स भी कैरी कर पाएंगे। तो देखते हैं कि भारत कब तक इंडियन ओशन में अपना पूर्ण साम्राज्य स्थापित कर पाता है। पर ओवरऑल ये न्यूज़ बहुत ही पॉजिटिव है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अब भारत की न्यूक्लियर सबमरीन्स के बारे में सारी पिक्चर क्लियर हो गई होगी। अगर आपको मेरी इस एनालिसिस में मज़ा आया और ये सब कुछ आपको समझ आया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रोज़ ऐसी ही जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के लिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।